बात है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर सन साइंस क्लासेस में। हम देख रहे थे फ्रांसीसी क्रांति, जो क्लास 9 आप लोग का है, का फर्स्ट चैप्टर। इसमें हमने 5 पार्ट जो ऑलरेडी मैंने इसमें करवा दिया है, और खंड 4 हमने क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हम देख चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम फ्रांसीसी क्रांति का जो खंड आपका 5 है, यानी जो दास प्रथा का उन्मूलन उन्मूलन यानी समाप्ति, ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको एक एक शब्द का एक एक अर्थ बताते हुए, साथ ही साथ जो एमसीक्यूज है, जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको भी कवर करेंगे। साथ ही साथ ऐसे टॉपिक्स में विशेष रूप से हम ध्यान देंगे जो पेपर के दृष्टिकोण से जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें प्रश्न पूछने की संभावना होगी। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब दिया है, आप देख सकते हैं कि फ्रांसीसी उपनिवेशों, यानी जो फ्रांसीसी था उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन। यानी जो फ्रांसीसी उपनिवेशों मतलब गुलाम, यानी फ्रांस जो देश था इसके कुछ उपनिवेशों थे। उपनिवेश यानी जैसे जो भारत था वह ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। यानी हम किससे थे, हम ब्रिटिशर के, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो ब्रिटेन का भारत एक उपनिवेश था। ठीक उसी प्रकार फ्रांस के कुछ उपनिवेश थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर फ्रांस ने कब्जा किया था, जहाँ पे कुछ लोगों को, कुछ क्षेत्र को गुलाम बना कर रखा था। तो वहाँ पे दास प्रथा का उन्मूलन, यानी वहाँ पे जो दास प्रथा थी उसको उन्मूलन यानी समाप्ति किया गया। किसके दौरान, जैकोबिन शासन के, यानी जैकोबिन शासन के दौरान जो फ्रांसीसी समाज में, जो फ्रांस का देश था, उसने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था, जिन क्षेत्रों पर नियंत्रण किया था, जिन क्षेत्रों को लोगों को गुलाम बनाया गया था, उन लोगों के साथ जो भी दास प्रथाएं थी उसको समाप्त किया गया था। किसके समय समाप्त किया गया था और क्यों किया गया था उसको हम जानेंगे। तो जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी, जो जैकोबिन एक क्लब था, इसके शासन के जो क्रांतिकारी थे, सामाजिक सुधारों में एक था। एंड जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी जो सामाजिक सुधारों में से एक था। यानी इस जैकोबिन शासन के क्रांतियों का उद्देश्य था फ्रांसीसी समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक तबके के लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक सुधार हो, उनके जीवन गुणवत्ता में सुधार हो, उनका जो जीवन हो वो बेहतर हो सके। इसलिए उन्होंने कई प्रयास किए। उसमें से एक प्रयास था दासों के लिए, नौकरों के लिए, जो उनके साथ शोषण किया जाता था। उनको किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, उनको समाज में राजनीतिक या आर्थिक रूप से समानता नहीं थी। यानी ये जो दास होते थे या किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में ये जा नहीं सकते थे, ये अपने मालिकों के लिए बाध्य होते थे किसी भी कार्य के लिए, और इनको जो नियत मजदूरी जैसे कुछ दिया भी नहीं जाता था। यानी ये स्वतंत्र नहीं होते थे। तो जैकोबिन शासन के क्रांतिकारियों ने इनके सामाजिक, जो समाज में जो भी कृतियां हैं, जो भेदभाव हैं, इसको सुधारने के लिए एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाए, जिसके तहत कई सारे अधिकारों की मांग की गई। इनके जो दास प्रथाओं जैसी जो कुरु प्रथाएं जो प्रचलित थी, जो अपने आप में एक अमानवीय है, जो वास्तव में ये सही नहीं है, इसको बदलने की इन्होंने बात कही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है कि सामाजिक सुधारों में से था, यानी जैकोबिन क्लब कई सारे सामाजिक सुधारों में से एक था, जिसमें से ये दास प्रथा के उन्मूलन यानी समाप्ति का भी एक समाज सुधारक में से था। यहाँ दिया है कैरिबियाई उपनिवेश, यानी एक क्षेत्र था कैरिबियाई निवेश, यानी फ्रांस का एक गुलाम क्षेत्र, एक गुलाम क्षेत्र था जहाँ के लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया था, जिसका नाम था कैरिबियाई उपनिवेश। यानी उपनिवेश का मतलब गुलाम, गुलाम क्षेत्र। वहाँ से इन्होंने मार्टिनिक, देख सकते हैं मार्टिनिक, गाडलेप और सैन डोमिगो, ये जो लोग थे यहाँ के समाज सुधारक में से थे।
इन्होंने क्या किया था, तंबाकू हो गया, नील हो गया, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। यानी ये जो ऐसे लोग हो गए, कैरिबियान हो गए, जो उपनिवेश था, यानी फ्रांस का जो उपनिवेश था, जैसे आपको मालूम है ब्रिटेन का उपनिवेश क्षेत्र भारत और भी विश्व में बहुत सारे देश रहे। इन ब्रिटेन को, इन अंग्रेजों को जो भी कुछ चाहिए था, रॉ मटेरियल जैसे मसाले हो गए, कॉटन हो गए, अन्य रॉ मटेरियल हो, कुछ भी चाहिए था तो अंग्रेज क्या करते थे, ये भारत से ही ले आते थे। ठीक उसी प्रकार फ्रांस को किसी भी प्रकार का रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए था तो ये लोग क्या करते थे, ये कुछ ऐसे उपनिवेश क्षेत्र में कुछ नाम है जैसे मार्टिनिक, गॉडलेप और सैंड में, ये लोग क्या थे, तंबाकू, नील, चीनी और काफी जैसे वस्तुओं का महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे फ्रांस को। ये देते थे इन उपनिवेश, इन गुलाम क्षेत्रों से क्या करते देते थे। और एक सबसे अपरिचित एवं दूर देश जानने वाले काम करने के प्रति यूरोप की अनिच्छा का मतलब था। और इसमें यह भी बताया जा रहा था कि ये एक अपरिचित, यानी ये अपरिचित एवं जो दूर देशों से जाने, यानी एक अपरिचित और दूर देशों से जाने और काम करने के प्रति यूरोप की अनिच्छा का मतलब था। आप देख सकते हो यहाँ पर दिया, एक सेकंड जरूर, हाँ तो यहाँ दिया है अपरिचित एवं दूर देशों जाने वाले, यानी इनके जितने भी रॉ मटेरियल थे वो अपरिचित देशों, यानी जहाँ के लोग जानते भी नहीं थे, इन दूर देशों के जाने और काम करने के प्रति यूरोप की अनिच्छा का मतलब था। यानी यूरोप के जो लोग थे उनके अनिच्छा का मतलब था। बगानों में श्रम की कमी, यानी अपरिचित देशों एवं दूर देशों को ये जाते थे और काम करने के प्रति यूरोप की अनिच्छा का मतलब था। और यानी इनके प्रति जो काम करना था ये यूरोप के लोगों की अनिच्छा का मतलब था। आप देख सकते हैं दिया है कि बगानों में श्रम की कमी, यानी जो बगान होते, बगान यानी जो बगीचे होते, जैसे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल था बगान क्या, तब समझिए। जैसे देखिए कि मान लीजिए ये एक खेत है, ठीक। अब इस खेत में बहुत सारे पेड़ जो होते थे इस तरह कुछ लगाए जाते थे, मैं कलर का पेन चेंज कर दूं, कुछ इस तरह से पेड़ लगाए जाते थे। इन बगानों के लिए कुशल और योग्य श्रमिक की आवश्यकता थी, यानी वे श्रमिक जो इन बगानों से परिचित होते थे, इनको देख रेख करते थे, समय पे जो उर्वरक हो गए, यानी जो खाद्य हो गए, पानी हो गए, सिंचाई हो गए, दे सके, समय समय पर इनका केयर यानी ध्यान रख सके, क्योंकि बगानों के लिए योग्य लोगों की और मेहनती लोगों की आवश्यकता होती, क्योंकि इसमें श्रम भी बहुत ज़्यादा लगता है, प्लस योग्यता भी चाहिए। तो इनके लिए तो क्या हुआ, फ्रांस के जितने भी उपनिवेश थे उसमें बगानों में श्रम की कमी हुई। क्या हुआ, श्रम की कमी हुई, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, श्रम की कमी हुई। इस कमी को पूरा इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। और इस कमी को कैसे पूरा किया गया, जो यूरोप है, यूरोप में कुछ ऐसे देश थे जो फ्रांस के उपनिवेशी थे, जिन कुछ ऐसे देश थे जो फ्रांस ने यूरोप के कुछ देशों पर कब्जा किया था, उन लोगों को गुलाम बनाया था। अमेरिका था, जैसे ब्रिटेन ले लो, ब्रिटेन ने कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर उन्होंने अफ्रीका के क्षेत्र को गुलाम बनाया। यानी बगानों में जो श्रम की कमी थी, श्रम यानी जो मजदूरों की कमी थी, वो मजदूरी कैसे, मजदूरों की जो कमी थी वो पूरा कैसे हुआ, वो यूरोप के बहुत से ऐसे देशों से जहाँ पर फ्रांस ने कुछ लोगों को गुलाम बनाया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बहुत से अफ्रीका के कुछ देशों को इन्होंने गुलाम बनाया था, वहाँ के लोगों ने इन्होंने क्या किया, बड़े पैमाने पर दासों का इस कमी को पूरा किया। और जो ब्रिटेन था, जो फ्रांस था और अमेरिका, ये तीनों का, इन तीनों का आपस में त्रिकोणीय संघर्ष होता था इन दास व्यापार के लिए, दासों को खरीदना, दासों को बेचना। जब कभी भी किसी भी श्रम की आवश्यकता होती थी किसी भी क्षेत्र में, तो वह क्या करते थे, अपने गुलाम देशों यानी अपनिवेशिक क्षेत्रों में जाते थे, वहाँ के नागरिकों को उठा लाते थे और अपने क्षेत्र में उनको दासों की तरह, एक नौकरों की तरह, एक गुलामों की तरह कम श्रम में या बिना मजदूरी दिए क्या करते थे, बेगारी का एक काम करवाते थे।
और अच्छे उत्पादन करवाते थे। तो फ्रांस को क्या होता है, बागान इसके पास थे, इसके लिए श्रम की कमी पड़ती थी। तो ये क्या करते, श्रम के लिए जितने भी गुलाम देश थे उन गुलामी देशों से के लोग क्या करते, लोगों को जबरदस्ती इसमें भर्ती करते थे, उनसे खेती कराते थे। और फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ये तीनों आपस में क्या करते, इन व्यापार के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते थे। दास व्यापार पूरा किए, संघर्ष करते थे, और दोनों क्या, दास व्यापार द्वारा उन्होंने अपने इस मजदूरी को पूरा किया। यानी कभी भी अमेरिका को किसी भी कर्मचारी को जरूरत पड़ गई, फ्रांस को किसी कर्मचारी को जरूरत पड़ गई, ब्रिटेन को किसी भी कर्मचारी जरूरत पड़ गई, तो ये लोग क्या करते थे, अपने औपनिवेशिक अपने गुलाम देशों में जाते थे, लोगों को उठा लेते थे और उनसे काम करवाते थे। तो ये व्यापार उसका भी किया करते, और साथ ही साथ लोगों को, व्यापारों को बेचा भी करते थे कि हमारा औपनिवेशिक ये देश है, यहाँ पे 1000 मजदूर हैं जो काम कर सकते थे, किसी देश को चाहिए तो वहाँ पर बेच देते थे उनको, वहाँ पर बाध्य होता था काम करने के लिए। तो व्यापार भी करते थे, प्लस ये अपनी जरूरतों को भी पूरा करते थे। आगे देखिए क्या दिया दिया है कि दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यानी जो दास व्यापार है, दासों का व्यापार, गुलामों देश से दासों को उठाना, दूसरे देश में बेचना, दूसरे देशों को दे देना, इस व्यापार की शुरुआत कब हुई थी, 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। यानी 17वीं शताब्दी में इसका शुरू हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर बड़े या नाते बंदरगाह से अफ्रीकी तट पर जहाज से ले जाते थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बता रहे, कैसे इन दासों का हेरा फेरी होता था। यहाँ दे रहा है कि फ्रांसीसी जो सौदागर थे, यानी फ्रांसीसी वो सौदागर जो दासों को खरीदने बेचने का काम करते थे, उनके एक जगह से दूसरी जगह को दासों को ले जाने का काम करते थे। किधर दास की कमी, इधर से इनको इधर कर दो, और इधर से दासों को इधर कर दो, इधर से इधर कर दो, ये क्या करते हैं, फिर बदल का ये लोग काम करते थे। तो फ्रांस में जो सौदागर होते थे, बोदे होते थे, या नानते बंदरगाह से, तो सौदागर बोदे या नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज से ले जाते थे। यानी अफ्रीका तट के जहाज पर ले जाते थे ये लोग, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। और क्या करते थे, वहां के जो स्थानीय सरदार थे उनसे वो दास को खरीदते थे। अब जैसे समझिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका है, मान लीजिए अफ्रीका ऐसा है, मान लीजिए अब अगर ये अफ्रीका है तो यहाँ के जो लोग थे, ऐसा तो नहीं कि अफ्रीका मान लीजिए गुलाम है तो बहुत कमजोर देश है, यहाँ पे कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होगा। तो यहाँ भी जमींदार जागीरदार कुछ न कुछ ऐसे बड़े धनी व्यक्तित्व होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जिनका ये उपनिवेशिक गुलाम देश होता था, उन सरदारों से ये काम करवाते थे कि अपने देश में अपने लोगों को ही, जो कमजोर हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, जो गरीब हो, और जो छोटे जाति वर्गों को आते थे, उनको जबरन ये क्या पकड़ते थे और इनका क्या करते थे, खरीदी और बेची का काम करते थे। तो अफ्रीका में क्या करते थे, कुछ ऐसे सरदार होते थे जो अपने ही लोगों को क्या करते थे, बेच देते थे। और जिन लोगों को बेचते थे वो बहुत गरीब होते थे, अशिक्षित होते थे, और सबसे छोटे जाति वर्ण व्यवस्था में कहें, वर्ण व्यवस्था में अगर कहें तो सबसे छोटे होते थे, जो ये लोग विरोध भी नहीं कर पाते थे। इनके पास कोई भी संगठन या एकता जैसी चीजें नहीं थी। तो इसका ये लोग क्या करते थे, औपनिवेशिक जो देश थे भी इसका भी फायदा उठाते थे, प्लस उनके देश के जो सरदार थे वो भी क्या करते थे, इसका ये फायदा उठाते थे, यानी दोनों लोग फायदा उठाते थे। तो स्थानीय जो थे वहाँ के, वे स्थानीय सरदारों से खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कर कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्र यात्रा के लिए लंबी समुद्र यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। यानी जब उन दासों को खरीदा जाता तो उन दासों को दागा जाता, दागा यानी उन दासों पे कोई एक नंबर संख्या, इसे उनके शरीर को एक दाग दिया जाता है, यानी उन दासों को क्या दागा जाता था। यानी जैसे उन दास को जब खरीदा जाता था उनके शरीर पर क्या कोई नंबर लगाया जाता था दाग कर। जैसे आपने अगर केजीएफ, अगर आपने केजीएफ मूवी आपने देखा होगा तो उसमें आपने भी देखा, जो रॉकी जो होता है, जब केजीएफ में जाया जाता है तो उसको शरीर पर, पीठ पर से दागा जाता है, एक नंबर लगाया जाता है, ताकि ये पता चले ये किस नंबर का दास है और ये दास है, ताकि कोई
ताकि कोई बहरूपिया भी ना आ सके और दासों को हम जान सके, उनके पहचान सके। जब इन दासों को खरीदा जाता था तो सबसे पहले क्या किया जाता था, इन दासों को दागा जाता था। उसके बाद इनको हथकड़िया इनको लगाया जाता, इनको बांधा जाता ताकि ये कहीं भाग ना जाए। उसके बाद जो अटलांटिक महासागर के पार करते हुए अटला यानी इनको समुद्र के रास्ते यानी नाव के रास्ते से उनको क्या जाता था, जो फ्रांस का जो गुलाम देश है, जो फैरीबियाई देश तक उनको समुद्र की जो यात्रा होती थी वो काफी लंबी यात्रा होती थी। करीबन समुद्र की जो यात्रा होती थी ये 3 महीने की क्या होती थी, यह यात्रा होती थी। इन यात्रा के तहत क्या करते थे, क्या क्या इनको ले आया जाता था और वहां पे क्या किया जाता था, काम किया जाता था। तो पहले इनको सरदारों द्वारा इनको खरीदा जाता था, इनको शरीर को दागा जाता था। और सोचो दागने में इनको कितना दर्द होता होता तकलीफ होता होगा, या फिर भी बड़ी बेरहमी से इनको क्या इनके शरीर को जलाए एक दागा जाता था। उसके बाद हथकड़िया पहना इनको नाव में ठूसा जाता था। उसके बाद 3 महीने के अटलांटिक महासागर की यात्रा करने के बाद इन्हें क्या किया जाता था, इन्हें कैरिबियाई देशों तक इन्हें पहुंचाया जाता था। वहाँ उन्हें क्या किया जाता था, वहाँ उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। यानी वहां पर उन्हें जो बगान के मालिक थे उनको बेचा जाता था दास शर्म के बल पर यूरोप। तो क्या होता था वहां पर उनको दासों को बेचा जाता था, दासों को बेचा जाता और दासों को किसी भी प्रकार की उनको तनख्वाह यानी सैलरी मजदूरी नहीं दी जाती थी। उनको मालिक का जो खाना वाना मिल गया जो भी बच्चे को वही खाते थे। और ये विरोध भी नहीं कर सके, इनके पास कोई संगठन नहीं था, इनको कोई सुनने वाला नहीं था। तो इसलिए बाध्य होते थे अपने स्वामी के लिए प्रत्येक तरह के काम करने के लिए। तो वहां पर जाया जाता था इन देशों में और बागान मालिक क्या करते खरीद देते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि बागानों के लिए कुशल एवं श्रमिक बहुत श्रम लगेगा, बहुत परिश्रम लगेगा। तो जो बहुत ज्यादा श्रम कर सके ऐसे मजदूर चाहिए, और जो निरंतर काम कर सके ऐसे मजदूर चाहिए। अगर वो दासों की जगह जो बागान मालिक है, अगर वो दासों की जगह किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति से काम कराते हैं तो पहला तो श्रम ज्यादा लगेगा। पहला क्या श्रम ज्यादा लगेगा, अगर ज्यादा श्रम लगेगा तो मजदूरी भी ज्यादा देना पड़ेगा, मजदूरी भी ज्यादा देना पड़ेगा मजदूरी भी ज्यादा देना। तो बहुत तरह के खर्चों से बचने के लिए जो बागान मालिक होते थे, किसके बागान वाले, जैसे कॉफी हो गया, चाय हो गया, नील हो गया, किसी भी क्षेत्र पर जो बागान मालिक होते थे नौकरों को रखने की वजह वो दासों को रखना पसंद करते थे, क्योंकि दासों को कम सस्ते मजदूरी में उनको खरीद लिया जाता था। और जीवन भर के जब तक वो जीवित रहे तब तक वो मालिक के लिए बाध्य होते थे कार्य करने के लिए, और उनको कोई मजदूरी भी नहीं देनी पड़ती थी। उनसे जितना चाहे उतना काम करवाया जा सकता था। तो ये क्या करते थे, दासों को ले आते थे, उसके बाद क्या करते थे, उन्हें बागान वाली को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, काफी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। यानी जो यूरोप में जितने भी बागान मालिक थे वो क्या करते थे, जब उनको अपने बागानों के लिए या जब उन्हें मजदूर चाहिए था तो मजदूर के रूप में वो दासों को रखते थे। और जितने भी दास थे ये अफ्रीका जैसे क्या कहते उपनिवेशों से लाया जाते थे, वहां से लोगों को पकड़ के लाया जाता था। और ये जो मजदूर थे इतने श्रमिक थे कि इतना मेहनती से इनका काम लिया जाता था, इतना ज्यादा दुगना चार गुना इनसे काम लिया जाता था, कमर तोड़ इनसे काम लिया जाता था। जिसके वजह से जो यूरोप में किसी भी वस्तु की जो मांग थी, जैसे चीनी की मांग हो गई, काफी की मांग हो गई, नील की मांग हो गई, इसको पूरा करने में वो संभव हो जाता था। और बागान मालिकों को अच्छा खासा इनका प्रॉफिट होता था, लाभ होता था। ठीक है। तो इन दासों की वजह से क्या हुआ, यूरोप का जो भी मांग था, बाजार की जो बढ़ती मांग थी, उन्होंने इन दासों के बल पर, इन श्रमों के बल पर उन्होंने पूरा किया। अब देख सकते हो दासों के साथ कितना बुरा हो रहा है। बोदे अनाते जैसे बंदरगाह, यानी बोदे और नाते ये बंदरगाह जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। यानी बोदे और नाते ये आपको कहाँ अफ्रीका में मिलेगा। बोदे नाते जैसे ये जो बंदरगाह थे ये दास व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से दासों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था। ये वही रास्ते थे
जहाँ से दासों को ले जाया जाता था, जिसके माध्यम से क्या हुआ, ये यहाँ के जो जिन क्षेत्रों में बौद्ध अनाथे जैसे बंदरगाह थे, वहाँ के सर फले फूले, इन्हीं का वहाँ के शहरों का भी विकास हुआ। अब आगे दे सकते हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। यानी 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं, यानी 18वीं सदी में जो फ्रांस में दास प्रथा की निंदा नहीं, किसी ने इसकी आलोचना नहीं की, किसी ने मतलब इसकी बुराई नहीं की, सबको सही लगा, आलोचना नहीं की, यानी बुराई नहीं की, किसी ने नहीं की। लेकिन बाद में जब नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्तिगत के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर भी परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यक्तियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कानून पारित नहीं किया गया। यानी आप देख सकते हैं, ये बता रहा है कि 18वीं सदी में फ्रांस में पहला तो दास प्रथा को लेकर किसी ने बुराई नहीं की, किसी ने आलोचना नहीं की, किसी ने इनके अधिकारों की मांग नहीं की। जैसा चल रहा था वैसा लोगों को पहले सही लगा। जब नेशनल असेंबली में लंबे समय तक बहस हुई कि व्यक्तिगत की जो मूलभूत अधिकार है, जैसे शिक्षा हुआ, स्वतंत्रता हुआ, समानता हुआ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार हुआ, फिर वोट देने का अधिकार हुआ, ऐसे जो हम मूलभूत जो अधिकार दे रहे हैं, यह उपनिवेशों देशों में जो गुलाम देश हैं, उन देश में रहने वाले क्या जो प्रजा है, जो नागरिक, उनको भी तो मिलनी चाहिए। लेकिन जो ये नेशनल असेंबली था, ये बड़ा डरा हुआ था इस चीज से कि फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए। ये डरा हुआ था, किससे चीज से डरा हुआ था कि हम फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय था। यानी उनको इस बात की काफी लंबे समय तक पहले तो बहस चली इस बात को लेकर कि फ्रांस में जो प्रजा है, जो हमने अधिकार दिया है, वह अधिकार फ्रांस के जो गुलाम देश हैं वहाँ की प्रजा को भी अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और जब काफी लंबे के बहस के बाद जब ये हुआ ठीक है कि हम भी फ्रांस के जो गुलाम देश हैं, फ्रांस ने जिन देशों को गुलाम बनाया, वहाँ के नागरिकों को हम भी यही अधिकार देंगे, जैसे स्वतंत्रता का, समानता का, शिक्षा का, और जो दास प्रथा जैसी चीजें इसको हम खत्म करेंगे, उनको भी वोट देने का अधिकार देंगे, वोट देने का अधिकार देंगे। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों से दासों को उन क्षेत्रों में लाया जाता, उनको भी हम फ्रांस की जनता जितना, प्रजा जितना ही हम सम्मान और अधिकार ही देंगे, स्वतंत्रता देंगे। लेकिन जो नेशनल असेंबली था वो डरा हुआ था। किससे डरा हुआ था? क्योंकि जो फ्रांस में जो बड़े व्यापारी थे, जो बड़े बिजनेसमैन के लोग थे, ये डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि उन गुलामों देशों से वो व्यापार करते थे, उन गुलामों देश से कच्चा माल लाते थे, उन गुलामों देशों से क्या करते थे, उनसे जबरन बिना मजदूरी दिए उनसे काम करवाते थे। और इन क्या करते, फ्रांस के जो बड़े व्यापारी होते थे, इनका अच्छा खासा प्रॉफिट, एक लाभ होता था। तो डर इनको होता था कहीं पर ये लोग विद्रोह ना कर दे, ये व्यापारी लोग आंदोलन ना कर दे, लेकिन फिर भी क्या क्या विरोध ना कर दे, इस वजह से भय के कारण जो नेशनल असेंबली था, कभी भी फ्रांस के गुलाम क्षेत्रों में उन दासों के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए फ्रांस जैसी जो स्वतंत्रता, शिक्षा, जो भी मूलभूत अधिकार उनको मिलने चाहिए, कोई कानून बनाए नहीं, कोई कानून पारित ही नहीं किया कि हम देंगे, क्योंकि डर था इन बड़े व्यापारियों का। लेकिन अंततः सन 1794 में, यानी कुछ समय बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ अब देख सकते हैं, यहाँ पर बता रहा है उसके बाद क्या हुआ। तो कोई कानून तो शुरुआत में कोई पारित नहीं किया, फिर अंततः सन 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी सदस्यों की मुक्ति का कानून पारित किया। शुरुआत में काफी डरते थे, फिर बाद में कुछ समय बाद जब चीजें कुछ व्यवस्थित हुई, कुछ कानून बने, कुछ योजनाएं क्रियान्वित हुए, कुछ फ्रांस की नेशनल असेंबली ने नीतियां बना दी। अब जैसे जैसे चीजें थोड़ी सी सिस्टम रूप से होने चालू हो गए, कुछ व्यवस्थित होते गया, कुछ समय बाद क्या हुआ,
फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने सन 1794 में उन गुलाम देशों के लोगों के लिए क्या किया, द कन्वेंस ऑफ फ्रांसीसी उपनिवेशों के लिए सदस्यों को मुक्ति यानी दास प्रथा से मुक्ति के लिए क्या किया, एक कानून पारित किया। यानी शुरुआत में क्या था, जो नेशनल असेंबली थी वो डरती थी इस बात से, किस चीज़ है कि कहीं बड़े व्यापारी क्या कर विरोध ना कर दें, आंदोलन ना कर दें, कुछ ना कर दें। लेकिन जैसे जैसे फ्रांस का जो नेशनल असेंबली थी बहुत सारी योजना लें, बहुत सारी नीतियाँ लें, बहुत सारे कानून पारित किया, जब उन्होंने देखा कि ये सारे अधिकार देख के हम अपने देश को अच्छे से सुचारू रूप से हम अपने देश को चला पा रहे हैं, हमारे देश में आंदोलन नहीं हो रहा है, हमारे देश में विद्रोह नहीं हो रहा है, हमारे देश के लोग खुश है और अधिकांश तौर पर जितने मजदूर है, भूमिहीन किसान है, कारीगर, ये सब संतुष्ट हैं, तो उनको लगा अब ये सही समय है कि हम भी क्या करें कि जो औपनिवेशिक देश है, जिन देशों को हमने गुलाम बनाया है या जिन गुलाम देशों हमने दासों को लाया है अपने देशों पर, इनके इनके लिए भी हम कुछ अधिकार दे, वही अधिकार दे जो हम अपने यहाँ के जन लिए नागरिकों को दे रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी सदस्यों के लिए मुक्ति का कानून पारित किया। क्या नहीं, वो भी स्वतंत्र है, वो भी मुक्त है, उनको भी स्वतंत्रता 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 स्वतंत्रता, शिक्षा, रोजगार, वोट देने का अधिकार, वोट देने, समानता, स्वतंत्रता, वोट देने का अधिकार, शोषण के भी आवाज उठाने का अधिकार, ऐसे जितने भी मूलभूत अधिकार है उनको भी दिया जाए। उसके बाद देखिए क्या होता है, पारित किया, कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। यानी पारित तो कर दिया, लेकिन ये जो कानून था एक छोटी सी अवधि के लिए लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा का पुनः शुरुआत कर दी। यानी नेशनल असेंबली ने क्या किया, कानून बना दिया और इसको समानता, स्वतंत्रता सब कुछ तो दे दिया, लेकिन एक छोटी अवधि तक ही यह लागू रहा। क्यों, क्योंकि फिर 10 वर्ष क्या हुआ था, नेपोलियन था उसने क्या किया, फिर वापस उसने दास प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया। और कहीं ना कहीं शुरुआत में नेपोलियन का लोगों ने स्वागत किया और कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण माना जाता है, फिर बाद में लोगों ने नेपोलियन का विद्रोह भी किया, क्योंकि जैसे दास प्रथा को उसने पुनः प्रारंभ कर दिया। बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाए की, देखिए मैं यहाँ कहा दे रहा है, छोटी अवधि तक लागू रहा। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन दास प्रथा का पुनः शुरुआत कर दी। ठीक है, जब पुनः उसके दास प्रथा का शुरुआत कर दिया तो फिर क्या हुआ, बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए, जो बागान मालिक थे उन्होंने अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए, अपने आर्थिक हितों को साधने के रखने के लिए उन्होंने क्या किया, अफ्री निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। यानी जो अफ्रीकी निग्रो थे, ये अफ्रीकी निग्रो क्या थे, यहाँ मैं अभी आपको बताता हूँ। ये अफ्रीकी निग्रो वहाँ के एक जनजाति, एक समूह थी, जनजाति नहीं लेकिन एक समुदाय था। मैं बता देता हूँ कि अफ्रीकी निग्रो क्या होता है। देखिए ये दिया है निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अर्थ प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यानी अफ्रीका के जो सहारा रेगिस्तान, मान लीजिए आपका जो सहारा रेगिस्तान है, मान लीजिए ये सहारा रेगिस्तान है, सपोज डैट, तो दक्षिण में यहाँ के रहने वाले क्या एक समुदाय होता था। इन लोगों को क्या, जितने भी व्यापारी थे, जितने भी उद्योगपति थे, उनको क्या एक स्वतंत्रता मिल गई कि सहारा रेगिस्तान की जो दक्षिण में जो रहने वाले ये जो लोग हैं, इनकी आप स्वतंत्रता आप छीन सकते हो। यानी इन्हें आप बाध्य कर सकते हो, अपने इच्छा अनुसार कोई भी काम करवा सकते हो। तो क्या दिया गया ना, बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित को साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई कि अफ्रीकी निग्रो, इन लोगों को आप गुलाम बना सकते हो, जैसे चाहे तैसे आप काम करवा सकते, इनको कोई मजदूरी नहीं देने की आवश्यकता होती थी। और ये क्या होते थे, अपने मालिकों के लिए बाध्य होते थे काम करने के लिए। ठीक है,
तो फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। तो फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन यानी पूरी तरह से दास प्रथा का समाप्त कब हुआ फ्रांस में? 1848 में हुआ। 1848 में हुआ, यानी पहली बार जब दास प्रथा का उन्मूलन हुआ यानी समाप्त हुआ, फिर 10 बाद नेपोलियन ने उसे फिर शुरू कर दिया था, फिर काफी लंबे समय तक करा। अब पूरी तरह से फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। ये कब हुआ? ये 1848 में हुआ था। आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। दास प्रथा का आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दिया गया, देखिए ये फोटो देख सकते हैं कि यहाँ के जो उद्योगपति हैं, ये उद्योगपति किस तरह इन दासों का शोषण कर रहे हैं, किस तरह इनका शोषण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है। सन 1794 के इन चित्रों में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है, मनुष्य के अधिकार नीचे उल्लिखित करता है। गुलामी की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा की जा रही है। देख सकते हैं किस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका दास प्रथा का उन्मूलन, ये खंड हमने 5 देख लिया था। अब बात करते हैं खंड ये 6, इसके बारे में बात करते हैं। अब खंड हम 6 को देख लेते हैं। अब खंड 6 में क्या देखेंगे? क्रांति और रोजाना की जिंदगी। यानी जब क्रांति हुई तो क्रांति कैसे हुई, क्रांति जब हो रही थी तो उस समय क्या हुआ, उनकी जो जिंदगी थी वो कैसी थी, और जो रोजाना की जिंदगी कैसे हो गई। क्रांति के समय देखेंगे कि लोगों की जिंदगी कैसी थी और रोजाना उनकी जिंदगी कैसी थी। आप देख सकते हैं, पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। देखिए, क्या राजनीतिक लोगों का महत्व, इसको थोड़ा पतला कर दो। क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? यानी एक सवाल पूछ रहा है, क्या राजनीति लोगों का पहनावा उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? बदल से प्रश्न पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है अभी आप देखिए। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिला एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। यानी 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके बाद जो क्रांति के बाद जो स्वतंत्र लोगों द्वारा चुनी गई जो सरकार आई थी, उसने क्या स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। कि किताबों में केवल और संविधान में केवल पेज पर लिख देने से कि सब लोग स्वतंत्र है, सब लोग समान, वो तो हो नहीं जाता था। उसके लिए उन चीजों को क्रियान्वय भी करने की आवश्यकता है, उसको लागू करने की भी आवश्यकता है, उसको आप पालन कराएं। कि कहीं भी अगर स्वतंत्रता से कोई वंचित होता है तो उसके लिए आप ठोस कदम उठाएं, आप उसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं। कोई व्यक्ति इन कानूनों का, इन नियमों का अगर उल्लंघन करता है तो उसको आप दंड दें, इत्यादि कई तरह की चीज़ें से भी क्रियान्वित करना पड़ता है। किताबों में लिख देने से या कर देने से वो व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो जाता है, उसको क्रियान्वित करने भी चाहिए। तो फ्रांस ने क्या किया, क्रांति के बाद जो क्रांतिकारी सरकार आई, उन्होंने ना कि लिखा, ना कि केवल कहा, बल्कि उन्होंने इसको व्यवहारिक रूप में, ताकि लोग स्वतंत्र हो सके, समान हो सके, उन्होंने इसको अपने जीवन में, लोगों के जीवन में, रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास भी किया। प्रयास भी किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया है वह है सेंसरशिप की समाप्ति। यानी बासिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है वह है सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप की समाप्ति आया। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत
देखिए सेंसरशिप समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब जानते हैं प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता है। यानी इस पे सेंसरशिप की समाप्ति कहने का मतलब, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कह देने से और संविधान में एक पेज पर लिख देने से चीज़ें समान नहीं होती, किसी को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है। आपने दे दिया कि हर व्यक्ति समान है, समान है, समान है, तो समानता ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ सेंसरशिप की समाप्ति की गई, जिसके तहत कोई व्यक्ति किसी भी किताब पर, किसी भी नाटक, किसी भी अखबार पर को इस तरह का विज्ञापन या इस तरह का नाटक या कोई भी ऐसी गतिविधियां नहीं कर सकता जो स्वतंत्रता, समानता या किसी भी अधिकारों को या किसी के भावनाओं का उल्लंघन करे। बात समझ पा रहे हैं? यानी इस सेंसरशिप लगाया गया कि आप किसी भी अखबार में, किसी भी नाटक में, किसी भी किताब में कुछ भी लिखेंगे तो आप यूं ऐसे नहीं लिख सकते। आप मान लीजिए कुछ भी ऐसे लिख दे रहे हैं जिससे किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी भी जाति के भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए सेंसरशिप, इसके लिए क्या किया जाए, आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी कि आप कुछ भी ऐसे नहीं छाप सकते, किसी भी चीज़ का यूँ आप प्रचार ऐसे नहीं कर सकते ताकि जिसका मन करे जिसकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचा दे इत्यादि आप कर दे। तो सेंसरशिप की समाप्ति की जाए। और प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत, जो प्राचीन जो राजतंत्र था उसके अंतर्गत क्या था कि राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री या सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद ही प्रकाशित किया जाता या मंचित किया जा सकता है। यानी प्राचीन जो राजतंत्र था, जब लुई सोलहवीं का शासन था, तो कुछ भी किताबों में लिखा जाता था तो राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी। कोई भी नाटक होता था, कोई भी रंगमंच होता था, कोई भी गतिविधि होता था, तो राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी। जबकि अभी से क्या है कि पूरी तरह से हटा दिया गया है। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार दिया है। यानी अब सेंसरशिप की समाप्ति कर दिएगा कि अब कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बोल सकता है, किसी भी प्रकार का नाटक कर सकता है। लेकिन पहले ये नहीं था। जब राजतंत्र था तो उसमें क्या था, कोई भी अखबार में वही लिख सकता है जो राजा चाहे। यानी राजा अगर किसी काम को कर रहा है, अगर जनता के लिए, हितों के लिए अगर गलत हो, तो कोई भी अखबार उसकी आलोचना नहीं कर सकता, उसकी बुराई नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आप कोई भी न्यूज़ चैनल चलाते हैं या अखबार आप चलाते हैं, यदि सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार कोई कानून ला रही है, अगर आपको कोई कानून में कोई कमी दिख रही है या गलती लग रही है, तो आप अखबारों के माध्यम से उसकी आलोचना कर सकते हैं। आप सरकार उस कानून की आलोचना कर सकते हैं, सरकार अच्छे से काम नहीं करती, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, आपको अधिकार है। लेकिन लुई सोलहवीं के दौर में ऐसा किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। यानी आप अखबार में वही चीज़ छापेंगे जो राजा के अनुसार हो गया या उनके राजा के हितों के अनुसार होगा। आप किताबों में वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो राजा की इच्छा अनुसार होगा। आप क्या होगा, किसी भी नाटक में जो भी सांस्कृतिक गतिविधि होगा वो राजा के अनुसार होगा। तो ये इस तरह से राजा ने सेंसरशिप लगा रखे थे कि अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी गतिविधियां नहीं कर सकते थे। लेकिन सन 1789 में जब बास्तिल के विध्वंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस सेंसरशिप को पूरी तरह से हटा दिया गया और सबको स्वतंत्रता दी गई कि कोई व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, कोई भी नाटक कर सकता है, अखबार छाप सकता है, सरकार की आलोचना कर सकता है। लेकिन क्योंकि लोगों का यह मानना था, क्योंकि लोगों के क्या है, इसमें देखिए दिया हुआ ना, लोगों को मानना था, ये लोगों का मानना था कि अब अधिकारों के घोषणा पत्र में भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि लोगों ने जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया था उसमें एक अधिकार था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि हर व्यक्ति स्वतंत्र, हर हर व्यक्ति अपनी विचारधारा को प्रस्तुत कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। लेकिन कोई ऐसी विचारधारा या बात नहीं रख सकेगा जिससे किसी दूसरे वर्ग, जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, लिंग के किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार का ठोस पहुंचे।
लेकिन इन्होंने जो राजद और जो सेंसरशिप लगा उसको समाप्त कर दिया। अब पूरी स्वतंत्रता दे गई। अब अखबार में जो चाहे वो छाप सकते हैं, अब किताब जो चाहे वो पढ़ा सकते हैं, अब भाषण भी दे सकते हैं, और सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। ये सारी चीज को उन्होंने अधिकार दिए। क्यों दिया? क्योंकि नेशनल असेंबली मानती थी कि हम स्वतंत्रता तब तक किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगी जब तक अभिव्यक्ति की हम स्वतंत्रता ना दे कि गलत होने पे वो आवाज ना उठा सके। तभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी कि गलत होने पर अगर वो आवाज उठा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तो ही स्वतंत्रता है। और इसका नैसर्गिक अधिकार अधिकार क्या घोषित कर दिया। फिर क्या हुआ? परिणाम स्वरूप फ्रांस में शहरों में अखबारों क्या हुआ देख सकते हैं। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उन्हें फ्रांस में घट रही घटना एवं परिवर्तनों का ब्यौरा था और उन पर टिप्पणी होती थी। यानी जब ये अधिकार दिया गया तो बड़े पैमाने पर लोगों ने अखबार चैनल खोले, पर्चे आए, पुस्तक आए, मैगजीन आए, तस्वीर आए, जिसमें फ्रांस में जो भी घटनाएं घट रही थी वह शहरों में देहातों में सूचना लोगों को मिलती गई। लोग अखबार पढ़ के फ्रांस के हर एक कोने के बारे में जानने लगे और उस पर टिप्पणियाँ आती थी कि ये घटना घटी, इसके पीछे क्या कारण रहा, हमारे लिए कैसे सही है, हमारे लिए क्या गलत है। लोग अपने अधिकारों को जानने लगे, लोग एक जागरूक होने लगे, लोगों ने अपने अधिकारों की मांग करने लगे, जो कि कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं कि व्यावहारिक रूप में, यानी व्यावहारिक रूप में यह स्वतंत्रता और समानता को लागू करने का एक सबसे अच्छा और सरल साधन है कि लोग अपने अधिकारों को जाने। ठीक है, जबकि लुई सलाम ने इस पर प्रतिबंध लगाया रखा था, जबकि क्या नेशनल असेंबली ने इसको अधिकार दिया। उसमें क्या हो, फ्रांस में घटित हर घटनाओं का ब्यौरा होता। ब्यौरा यानी लेखा जोखा होता कि फ्रांस में अगर ये घटना घटी, जैसे मान लीजिए फ्रांस की नेशनल असेंबली ने ये कर दिया, मान लीजिए ये फ्रांस की नेशनल असेंबली ने किया, तो ये क्यों किया, किस आधार पे किया, इसमें पूरा ब्यौरा होता था। इस पर टिप्पणी होती थी कि आपके लिए कितना सही है, कितना गलत है, आपका इसमें क्या विचारधारा, क्या सुझाव, ये सारे तरह की क्या टिप्पणी होती थी, जो वास्तव में किसी राज्य को, किसी देश को ये पता चलता है कि हम उसको स्वतंत्रता दे रहे हैं, समानता दे रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार उठाने के अधिकार दे रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहे हैं। यह फ्रांस ने क्या किया, व्यवहारिक रूप से लागू किया और एक क्रांति के बाद लोगों का जीवन सुधरा। एक ब्यौरा यानी हिसाब किताब दिया। ठीक है, उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी, मैं हाईलाइट कर दूं, प्रेस की स्वतंत्रता देख लीजिए क्या दिया है। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोध विचार की भी व्यक्त किए जा सकते थे। यानी प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये भी था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। यानी सरकार भी कोई योजना ला रही, कोई घटना हो रही, अगर आप उससे असहमत हैं, उसमें कोई बुराई है, या उसका आप विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन विरोध कैसा, शांतिपूर्वक, बिना किसी हथियारों के, बिना किसी हिंसा के आप उसका विरोध कर सकते हैं। जैसे पर्चे निकाल निकाल कर विरोध कर सकते हैं। आप न्यूज़ चैनलों पर, उस समय न्यूज़ चैनल नहीं होता था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से विरोध कर सकते हैं। आप फोटो के माध्यम से उसका विरोध कर सकते हैं। आप जनमत संग्रह के माध्यम से, या लोग इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक किसी सभा द्वारा उसका विरोध कर सकते हैं। ये सारे अधिकार दिया गया था इन लोगों को, जबकि उससे पहले नहीं था। प्रिंट प्रिंट माध्यम का उपयोग करते हुए एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपनी दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्साही जुलूसों के असंख्य लोगों जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञता व दार्शनिकों के स्वतंत्रता के बारे में दे सकते हैं कहने लगा। लोगों को नाटक के बारे में, संगीत के बारे में और उत्साही जुलूसों ने असंख्य, यानी कोई उनकी संख्या नहीं थी, असंख्य लोगों जाने लगे। स्वतंत्र और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों, यानी जो राजनीति की ज्ञाता थे और जो दार्शनिक थे, दार्शनिकों के पांडिपूर्ण लेखक को समझने और उसे जुड़ने का ये लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। क्योंकि किताबों का पढ़ना केवल जो मुट्ठी भर उन्हीं लोग के लिए संभव था जो पढ़े लिखे थे।
लेकिन अखबारों के माध्यम से, नृत्यों के माध्यम से, संगीतों के माध्यम से, इन कई प्रकार के माध्यम से जो राति जो राजनीतिज्ञों थे, जो राजनीति के विद्वान थे, जो दार्शनिक थे, जो कई तरह की विचारधारा रखते थे वर्तमान लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य में, वो विचारधारा क्या लोग जानने लगे, लोग शिक्षित होने लगे, ठीक, अपने अधिकार को जानने लगे। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये जैसे इस तरह सभाएं आप कर सकते हो, देख सकते हो शांतिपूर्वक बिना किसी हथियारों का। ठीक है, अब सारांश देखिए, सारांश क्या हुआ अब देखिए। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। सारांश, सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस में के यूरोपीय देशों की विजय की यात्रा की, पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उसकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। एंड जैसे मैंने कहा ना कि लोग अगर स्वतंत्रता ना दी जाए और उसके उल्लंघन होने पर लोग उसका विरोध ना कर सके, तो कल को फिर ये तानाशाही हो सकते हैं। देखिए नेपोलियन ने क्या कि खुद को सम्राट घोषित कर दिया। शुरुआत में तो गणतंत्र को बढ़ा देता, लेकिन बाद में खुद राजा उसने घोषित कर दिया। उसने आसपास के राज्यों पर चढ़ाई की और उन्हें निस्त और नाबूद कर दिया, उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया और एक नए साम्राज्य, एक नए वंश की स्थापना की और उसकी बागडोर अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को दे दिया। तो ये आप दे सकते हैं, दे दिया। नेपोलियन खुद को एक आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, यानी नेपोलियन खुद को एक आधुनिकीकरण, यानी आधुनिक जो विचारधाराएं जो आ रही है यूरोप में, जो विश्व में, उसका वह अग्रदूत मानता कि अग्रदूत माने आगे का एक दूत मानता था कि नए नए वो विचारधाराएं दे रहे हैं, जबकि वह इसके पीछे में क्या करता था, वो खुद शासन के भान होता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए और दशमलव पद्धति का आधारित नापतोल की एक समानता प्रणाली चलाई। उसने क्या निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाया, जैसा आपको मालूम था आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत संपत्ति का अधिकार भारत में मौलिक अधिकार था, जो कि इसे अब मौलिक अधिकार से अब कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 32 से हटाकर अनुच्छेद 301 क में डाल दिया गया, जो कि क्या आपका कानूनी अधिकार है। तो फ्रांस ने क्या लोगों को संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाया और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समांतर प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन की मुकदता लगाई, यानी बहुत महान का, बहुत अच्छा किया और उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। पर जल्दी ही उसको सेना को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाल्टरू में उसकी हार हो गई, क्योंकि बाद में धीरे धीरे वो तानाशाही की तरफ बढ़ता गया, वो तानाशाह हो गया। क्योंकि लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र में आप अधिकार दे, लेकिन इनमें भी आप तो क्या करें, लोकतंत्र में अधिकार को इनने भी कठोर ना कर दे कि लोगों की वो जो लोकतंत्र का मूलभूत जो सिद्धांत, जो ढांचा है, वही टूट जाए। शुरुआत में लोगों को बहुत विश्वास हुआ कि लोग नेपोलियन हमें स्वतंत्रता देगा, हमें समानता देगा, हमें मूलभूत अधिकार देगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, यही जो है लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि उसकी नीतियां थी। बाद में वो उन्हीं राजाओं द्वारा, उन्हीं शासकों की तरह ही वो व्यवहार करने लगा, इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आखिरकार वाल्टरू 1815 वाल्टरू में उसकी हार गई। आप देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लिया, वाल्टरू में उसकी हार हो गई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। ठीक है दोस्तों, काफी सामने बाद आया, यानी जो उसने असर हुआ उसकी मृत्यु के बाद काफी समय तक उसका आया। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। यानी स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार, यानी जनता को कुछ अधिकार मिले, ये फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण विचार है, विरासत है। यानी फ्रांस की क्रांति में पूरे विश्व को विरासत रूप में स्वतंत्रता एवं समानता मिली,
जो विरासत में अगर हमें भी आज भारत में अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो हमने फ्रांस से ही ये लिया, विरासत फ्रांस की ये है जो हमने लिया। यह विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैला, यानी 19वीं सदी में ये विचारधारा फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप देशों में फैला और इस कारण वह सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। सामंती व्यवस्था का नाश हुआ, जो राजा महाराजा जो थे, जो लोगों से कर लेते थे, जो दास थे, जो नौकर थे, जो मजदूर थे, उन्हें किसी भी प्रकार का क्या कोई अधिकार नहीं था। इन व्यवस्थाओं का नाश हुआ, सामंती व्यवस्थाओं का, यानी आप बाध्य हो अपने मालिक के लिए अपनी उनकी इच्छा अनुसार कोई भी काम करने के लिए, आपको कोई मजदूरी नहीं दी जाएगी, आपको उनको कर देना पड़ेगा। इन सभी व्यवस्थाओं का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना की और जितने औपनिवेशिक समाज थे, जो गुलाम देश थे, उन्हें संप्रभु, संप्रभु यानी स्वतंत्र, जैसे भारत क्या पहले गुलाम था तो संप्रभु नहीं थे, हमारे पास सरकार थी, जनता थी, सरकार थी, सब कुछ थी, लेकिन हमारे फैसले हम ना लेते हुए कौन लेते थे? अंग्रेज थे, लेते थे। लेकिन आज़ादी के बाद हम सब प्रभुत्व हुए, हम अपने आंतरिक और बाहरी फैसले हम खुद लेते हैं। कोई बाहरी देश हमें क्या हस्तक्षेप नहीं कर सकता हमारे निजी मैटर में, हमारी बाहरी मैटर में, हमारे विदेश नीतियों में किसी भी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हमारे देश की सुरक्षा में। तो जो औपनिवेशिक देश थे, जो समाज थे, जो गुलाम थे किसी देश के, वो आने वाले 19वीं सदी में वो भी क्या हुआ? स्वतंत्र हुए, संप्रभुत्व हुए, आजाद हुए और एक स्वतंत्र राज्य की उन्होंने भी स्थापना की। स्थापना के अपने आंदोलन में दास्ता से मुक्ति के विचार की नई परिभाषा दी। और दास्ता, दास्ता क्या था? ये ऐसा, दास्ता यानी एक ऐसा पत्र था जिसे वो क्या क्या करते थे, वो मालिकों के लिए बद्ध होते थे किसी भी कार्य करने के लिए, और उसे मुक्त विचार से नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं। यानी ये जो था इतना विश्व 19वीं सदी में इतना तेज फैला, जब तक टीपू सुल्तान जिया तब तक उसने आधुनिक विचारधारा को भी उसने ग्रहण किया। यानी टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन था। क्या था? सबसे खतरनाक दुश्मन था, क्योंकि जो अंग्रेज थे ये टीपू सुल्तान को सबसे सर्वाधिक खतरनाक दुश्मन के रूप में से मानते थे। ये आधुनिक विचारधारा को समझता था। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, यूरोप में, अफ्रीका में, अन्य देशों में क्या घटनाएं घट रही थी ये इसको भी देखता रहता था। ठीक है, ये ऐसा नहीं था टीपू सुल्तान कि जो भारत में जो घटनाएं घट रही हैं वही देखें कि चलो हम तो हैदराबाद में शासन कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है या बंगाल में क्या हो रहा है हमें उससे ही लेना देना था। ये अन्य महाद्वीपों में भी ये देखता था कि फ्रांस में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, अफ्रीका में क्या चल रहा था। यानी ये आंतरिक चीजों से ये बहुत ज्यादा जागरूक था कि देश दुनिया में क्या चल रहा था। और राजा राम मोहन राय भी क्या थे? ये जो थे क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के उपज विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। यानी इन दो व्यक्ति हैं, यानी टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय, ये दो ऐसे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति के विचारों को ग्रहण किया, उन्होंने अपनाया और उन्होंने सही माना उस दौर में। और मैं भी एक बात बता दूं कि फ्रांस की में क्रांति जो स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा जैसी विचारधारा आए तो टीपू सुल्तान ने अपने साम्राज्य में स्वतंत्रता की याद में, समानता की याद में एक वृक्ष का भी रोपण किया था। ठीक है। और राजा राम मोहन राय, अब इनके बारे में जान लें। राजा राम रोम राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वाले में से एक थे। यानी राजा राम मोहन राय जब फ्रांस में क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी तो यूरोप में फैल रहे विचारधारों से परिचित थे। उनकी भी विचारधारा थी भारत में भी इस तरह से लोगों को कुछ अधिकार मिले। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति से उनकी कल्पना को नई धारा मिली। ठीक है। फ्रांस में देखिए, फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लगड़ा
कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए उन्हें केपटाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें फ्रांसीसी क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाएं। अब देखिए, सुभोनगर सरकार नोट्स ऑन द बंगाल रेसनो सन 1946 में लिया गया। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा खत्म हो गया। अब नीचे जो है हमारा क्रियाकलाप यानी प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को इस प्रश्न को मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम दो चीज देखेंगे। दो चीज देखिए, दो चीज इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू आपका फाइनल एग्जाम में जो बन सकता है उसको देखेंगे, प्लस शॉर्ट्स और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग्स शॉर्ट्स और लॉन्ग्स जितने भी क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि किसी भी प्रकार का डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है। इसमें आप कुछ भी पूछेंगे तो मैं उसका जवाब देता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।